Hello and welcome. Today's last topic on this computer is CPU and computer architecture. यानी कि ये फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है। ये JKSSB FAA फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का SSC एंड UPSC मेनली अभी ये JKSSB FAA का लेक्चर है। JKSSB के जो भी लेक्चर्स हैं उसमें है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सो सबसे पहले जाते हैं CPU माइक्रो प्रोसेसर। बेसिक्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, जो कि क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस, परफॉर्मिंग अर्थमेटिक लॉजिक कंट्रोल एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। ठीक है। सीपीयू क्या होता है? ये माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है माइक्रो प्रोसेसर, जो कि एग्जीक्यूट करता है क्या, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है अर्थमेटिक लॉजिक कंट्रोल एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। मॉडर्न कंप्यूटर में जैसे कि मैंने बताया था, इसमें मॉडर्न सीपीयू क्या होते हैं, ये मैन्युफैक्चर्ड होते हैं एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होते हैं बने हुए, जो कि बने हुए होते हैं किसके, सिलिकॉन के, जिसमें बिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर्स होते हैं। मॉडर्न सीपीयू जो होते हैं ये बने होते हैं एज ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जो कि बना होता है, सीपीयू किस चीज़ का बना होता है, सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का बना होता है। उसमें क्या होता है, उसमें मिलियंस ऑफ सिलिकॉन, वो भी सिलिकॉन का बना होता है। और उसमें क्या होता है, उस सिलिकॉन प्लेट में क्या होता है, उस चिप में क्या होता है, बिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, उसमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था? टेडहॉफ फेडरिको फैगन। टेडहॉफ फेडरिको फैगन माइक्रो प्रोसेसर एमएफ ने बनाया था। उसका क्या नाम है? एमएफ। एम फॉर माइक्रो प्रोसेसर, एफ फॉर फेडरिको फैगन, और एच 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 है जो है ना, टेडहॉफ। एफ एफ फेडरिको फैगन। ठीक है, टेड हॉफ है, दोनों आप नाम याद रख सकते हो। टेड हाफ, टीएमएफ। टीएमएफ याद रखो, जैसे टीएमएफ क्या होता है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था? इंटेल 404, 1971 में। ये किसने इन्वेंट किया था? टेड हॉफ। टीएमएफ जैसे मैं बोल रहा हूँ, टेड हो गया टेड हॉफ, एम हो गया माइक्रो प्रोसेसर, हॉफ एफ एफ फेडरिको फैगन। समझ आ गई ट्रिक? टीएमएफ, ट्रिक है टीएमएफ। टी फॉर टेड हॉफ, एम फॉर माइक्रो प्रोसेसर, एफ टेड हॉफ, इसके बाद है एफ एफ का एच ओ एफ फेडरिको फैगन। ठीक है। 1970 में फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था। 1971 में कौन सा, उसका क्या नाम था? इंटेल 4004, 4004। क्लॉक स्पीड, इसकी जो स्पीड मानी जाती है वो क्लॉक स्पीड में मानी जाती है, जिनको बोलते हैं गीगाहर्ट्ज। किसकी? गीगाहर्ट्ज, सीपीयू की। 1 गीगाहर्ट्ज क्या होता है? 1 बिलियन साइकिल्स पर सेकंड। एक सेकंड में 1 बिलियन सेकंड्स होते हैं। 1 गीगाहर्ट्ज जो होती है वो 1 बिलियन साइकिल होता है। 1 बिलियन साइकिल होता है। एक चीज मैं बताऊंगा कैसे, ये कैसे आप समझोगे। साइकिल का जो टायर है ना, वो एक जगह पे रखो और उसको घुमाओ। ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। ठीक है, उसको 1 बिलियन टाइम्स घुमाओ। ठीक है, पर सेकंड में। उसको कहते हैं 1 गीगाहर्ट्ज। अब समझ में आ गया? ये क्लॉक स्पीड में होगा फिर, मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज। ठीक है, गीगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज होगा 1 बिलियन साइकिल्स पर सेकंड। ये आपको बताता है कितनी इंस्ट्रक्शंस साइकिल्स द सीपीयू कैन परफॉर्म पर सेकंड। कितनी इंस्ट्रक्शंस कितनी, हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन साइकिल्स सीपीयू कैन परफॉर्म पर सेकंड। एनालॉजी, थिंक ऑफ सीपीयू एज अ हेड शेफ। अच्छा ठीक है, अब देखो फिर से मैं एक बार सीपीयू का बोलता हूँ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है माइक्रो प्रोसेसर, जो कि एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस, अर्थमेटिक लॉजिक एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। मॉडर्न सीपीयूज किससे बने होते हैं? ये सिंगल इंटीग्रेटेड चिप से बने होते हैं, आईसी से बने होते हैं। सीपीयूज जो होते हैं मॉडर्न नए ज़माने के, ये किस चीज़ के बने होते हैं? चिप के बने होते हैं, आईसी चिप के होते हैं, मेड मेनली ऑफ सिलिकॉन। जो कि आईसी चिप जो होता है वो बना होता है सिलिकॉन का, जिसमें क्या होता है, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर्स।
इसमें बिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सीपीयू के कंपोनेंट्स हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, यानी कि मेमोरी यूनिट्स। इसके 3 यूनिट्स हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। 3 यूनिट है, हमेशा याद रखना। किसके? सीपीयू के। सीपीयू के 3 यूनिट्स हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। अर्थमेटिकल यूनिट, लॉजिकल अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, control unit and registrar. Arithmetic logic unit, control unit and registrars. Instruction cycle: fetch, code, execute, store. Fetch, code, execute, fetch, decode, execute, store. Fetch होती है इंफॉर्मेशन, decode होता है क्या है लिखा उसमें, execute, store. Fetch, decode, execute, store. Fetch, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्कोर। सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेस यूनिट का क्या है, मेन जॉब है कि ये रिपीटेडली अपने प्रोग्राम्स रन करे कि 4 स्टेप्स में। किसमें? जिस स्टेप को बोलते हैं एफडीई साइकिल, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, और उसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या होता है? इसमें 4 चीज़ें होती हैं, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूशन and store. Fetch, decode, execution and store. Fetch, decode, execution and store. Fetch, decode, execution and store. ये सीपीयू का इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है। और सीपीयू किस चीज़ किससे बना? अर्थमेटिक लॉजिक कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर से बना हुआ होता है। उसके बाद फैच में क्या होता है? सीपीयू रिट्रीव्स नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रैम यूजिंग प्रोग्राम काउंटर विच होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। फैच में क्या होता है? फैच में सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है, फैच में पहला यही आता है, सीपीयू अपनी जो इंस्ट्रक्शंस है वो रैम से लेता है प्रोग्राम काउंटर को यूज़ करके, जो कि उसकी मेमोरी एड्रेस बताता है कि क्या करना है आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में। सीपीयू क्या करता है? रिट्रीव करता है इंस्ट्रक्शन कहाँ से? रैम से, यूजिंग प्रोग्राम काउंटर। फैच में प्रोग्राम काउंटर आएगा, एफपीसी प्रोग्राम काउंटर आएगा। सीपीयू अपनी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन रैम से लेता है। सबसे पहला जो होता है, सीपीयू क्या करता है? रैम से अपनी इंफॉर्मेशन लेता है, ये अपनी इंफॉर्मेशन रैम से लेता है। ओके, फैच में क्या होता है? सीपीयू करता है रिट्रीव नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम रैम यूजिंग प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर यूज करता है, फैच करता है। कौन सा फैच? पहले सबसे पहले सीपीयू का। देखो सीपीयू का काम क्या है, रैम है, वहां पे कुछ भी लिखा होता है, ठीक है, कुछ भी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि यहाँ से ये चीज यहाँ तक लेके आओ। वो कैसे होता है? वो रैम से लेके आता है सीपीयू, फैच करता है इंफॉर्मेशन, रिट्रीव करता है इंस्ट्रक्शन। कौन सी चीज यूज करके? प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर जहाँ पे होती है मेमोरी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। सीपीयू क्या करता है? रीड करता है नेक्स्ट कमांड क्या है, मुझे कौन सी नेक्स्ट कमांड मुझे करनी है। ठीक है, सिंपल है। फेच सीपीयू करता है अपनी कमांड मुझे क्या करना है, सिंपल है। सीपीयू क्या करता है? फेच करता है कमांड कि मुझे क्या पढ़ना पड़ता है, किस चीज़ को यूज़ करके? प्रोग्राम काउंटर को। उसके बाद डिकोड आते हैं, इंस्ट्रक्शन मूव्स या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब यहाँ से जो प्रोग्राम काउंटर था, अब ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा डिकोड होने के लिए। इंस्ट्रक्शन मूव्स टू इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। द कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेट्स व्हाट ऑपरेशन डेटा कंपोनेंट्स आर नीडेड। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये देखता है कि कौन से ऑपरेशंस, कौन सी डेटा, कौन से कंपोनेंट्स ज़रूरत हैं। डिकोड, जैसे ही प्रोग्राम काउंटर पे सीपीयू ने रैम से इंस्ट्रक्शन ली, किसको यूज़ करके? प्रोग्राम काउंटर से। उसके बाद होता है डी कोड की शुरुआत। डी कोड की शुरुआत होती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से। इंस्ट्रक्शन कहाँ पे मूव होती है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। उसमें क्या होता है? द कंट्रोल यूनिट देखता है कि कंट्रोल यूनिट देखता है कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेट करता है कौन सी ऑपरेशंस हमें करनी है। ये कहाँ पे होगा? डिकोड में। सीपीयू फिगर आउट व्हाट कमांड मीन्स। सबसे पहले सीपीयू क्या करता है? पढ़ता है, ठीक है, और उसके बाद देखता है कि ये एक्चुअली मतलब क्या है इसका, डिकोड है करता है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं? कंट्रोल यूनिट को यूज़ करके और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को यूज़ करके, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को यूज़ करके और कंट्रोल यूनिट को यूज़ करके, ठीक है। फैच पहले होते हैं, सीपीयू क्या करता है? रिट्रीव करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम रैम यूजिंग प्रोग्राम एंड काउंटर व्हिच होल्ड्स मेमोरी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये सबसे पहले पढ़ता है, कम सीपीयू पहले पढ़ता है कमांड क्या है, उसके बाद डिकोड करता है यानी कि क्या इसको करना है, किसमें? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। इसके बाद तीसरा एग्जीक्यूट, सीपीयू परफॉर्म्स ऑपरेशंस
ALU फॉर लॉजिक या जो भी कैलकुलेशन होगी और मूविंग बिटवीन टू रजिस्टर्स इनपुट आउटपुट आउट जो भी करना है देखो एग्जीक्यूट में कर सकता है ALU कर सकता है लॉजिक कर दिया कर सकता है कैलकुलेशन कर सकता है तो CPU इसमें फिर काम शुरू करता है ठीक है एग्जीक्यूट में ALU में इसको अगर परफॉर्म करनी होनी लोग कैलकुलेशन या लॉजिक कुछ करना होगा ये इसमें करेगा बाय मूविंग डेटा बिटवीन रजिस्टर्स या इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर्स में ये इनपुट आउटपुट डेटा मूव करता है स्टोर करता है रिजल्ट इज सेव्स ईदर टू टेम्पररी रजिस्टर लाइक एक्यूमुलेटर और बैक टू मेन मेमोरी रैम इसमें क्या हो इसके बाद क्या होता है जो रिजल्ट जो आया हमारे पास रिजल्ट जो हमारे पास आया जो अभी इसमें एग्जीक्यूट इसने किया जो काम किया इसमें के बाद स्टोर हुआ रिजल्ट रिजल्ट स्टोर हुआ वो इधर टेम्पोररी रजिस्टर में होगा जिसको हम एक्यूमुलेटर बोलते हैं या सिर्फ ये वापस जाएंगे जैसे रैम से हमने ये इंस्ट्रक्शन ली थी प्रोग्राम एनकाउंटर को यूज कर काउंटर को यूज करके इसी तरीके से बैक टू मेमोरी एक्यूमुलेटर इधर टेम्पोररी रजिस्टर लाइक एक्यूमुलेटर उसमें हो जाता है सेव या वापस जाती है रैम में अब तीन चीजें देखो फैच डिकोड एग्जीक्यूट एंड स्टोर ठीक है यही इंस्ट्रक्शन साइकिल है अब देखो फिर से एक बार मैं बताऊँ CPU क्या करता है CPU अपनी जो इंस्ट्रक्शन से ये कहाँ से लेता है रैम से लेता है बाय यूजिंग प्रोग्राम काउंटर ठीक है प्रोग्राम काउंटर से देखता है कि मुझे क्या रीड करता है नॉर्मली रीड करता है कि मुझे क्या करना है उसके बाद करता है डिकोड करता है कि एक्चुअली क्या करना क्या है ठीक है वो कैसे यूज़ करता है इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर को यूज़ करके ठीक है देखता है कि मुझे करना क्या है उसके बाद डिकोड करता है ठीक है डिकोड के करता क्या है ये डिकोड में देखता है कि मुझे क्या करना है काम कर लेता है ये CPU फिर काम कर लेता है जो भी आपको अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट लॉजिक यूनिट जो भी ऑपरेशन है कैलकुलेशन है कुछ भी है कर लेता है उसके बाद स्टोर करता है किसी जगह पे जिसको एक्यूमुलेटर बोलते हैं या वापस अपनी मेन मेमोरी में रैम में रखता है जहाँ से इसने इंस्ट्रक्शंस पहले ली थी बस यही था इंस्ट्रक्शन इसको कहते हैं यही था इंस्ट्रक्शन साइकिल FDES साइकिल उसके बाद कैसे डिटेल्ड कैसे यूज कर सकता है हाउ इट वर्क्स डिटेल्ड में ओके ठीक है देखो यार यही है इस पे कैसे डिटेल में यही है कि इंस्ट्रक्शन होती है स्टैटिक डेटा होता है वेरिएबल डेटा होता है ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आता है उसके बाद ये डिकोडेड होता है रजिस्टर ADB डेटा में उसके बाद ये एग्जीक्यूट होता है रजिस्टर्स प्लेस करता है फिर लास्ट में एक्यूमुलेटर में और फिर इंस्ट्रक्टर पॉइंटर प्रोग्राम काउंटर क्या करता है इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ प्रीवियस इंस्ट्रक्शन साइकिल्स एंड बिट्स ऐसे ही फिर लॉजिकल अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में होती है परफॉर्म मैथमेटिकल अगर अर्थमेटिक सेक्शन करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करनी होती है वो इसी में होती है लॉजिक सेक्शन है कि ए से ए इज ग्रेटर देन बी या मैचिंग होगा 1 इज इक्वल टू 1 2 इज इक्वल टू 2 3 इज इक्वल टू 3 या मर्ज करना है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ऐसे कुछ कंडीशंस होगी जो कि लॉजिक के हिसाब से है ठीक है उसके बाद है आगे इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर स्पेसिफाई द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या करता है ये स्पेसिफाई करता है मेमोरी ऑफ द लोकेशन जो भी हमने पहले देखा कि अरे CPU अपनी रैम से देखता है कि कहाँ पे अपनी इसकी रैम है तो इसे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर से यूज करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है वन करंट इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूटिंग नेक्स्ट फ्रॉम द एड्रेस पॉइंटर स्पेसिफाई द लोड्स इन द इंस्ट्रक्शन आते हैं फिर यही होता है कि एक इंस्ट्रक्शन अगर खत्म होती है फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आती है फ्रॉम द एड्रेस पॉइंटर पॉइंटर स्पेसिफाई करता है फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में होता है ठीक है ये नॉर्मल है इतना बड़ा इशू नहीं है ये The pointer is then incremented by one instruction address there is reduced phase instruction बस ये ऊपर जो मैंने बोला वही होता है अब ठीक है अब ये देखो लॉजिक गेट्स इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर लॉजिक गेट्स देखो एक बंदे को अंदर जाना है किसी कमरे से ठीक है अगर आपने वो बंद रखा वो कमरा ठीक है अगर आपने वो कमरा बंद रखा तो वो अंदर आगे नहीं जाएगा एक बंदे को अंदर जाना है किसी मकान में ठीक है एक बंदे को अंदर जाना है एक मकान में उसको वो गेट अगर बंद है क्या वो अंदर जा सकता नहीं जा सकता उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा वो गेट खुला होना चाहिए इसी तरीके से लॉजिक गेट है एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी डिजिटल सर्किट का कोई भी डिजिटल सर्किट होगा ना जिससे करंट पास डिजिटल सर्किट क्या होता है जैसे वो जो होती है ना जिसमें से वो लाइन्स जैसे होती है आप किसी अगर रेडियो को या किसी चीज़ को तोड़ेंगे ना वो अंदर से वो
बोर्ड होता है, डिजिटल सर्किट होता है, तो उसके अंदर जो होता है ना वो करंट चलता रहता है, ठीक है? वो करंट चलता रहता है, तो वो भी एक तरीके से लॉजिक गेट होता है, वो सब लॉजिक गेट्स होते हैं, ठीक है? ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है किसी भी डिजिटल सर्किट की। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो मेक्स लॉजिकल डिसीजंस बेस्ड ऑन बाइनरी इनपुट। लो है यानी कि जीरो, फॉल्स है, हाई इज इक्वल टू वन और ट्रू यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। देखो क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि बनाता है लॉजिकल डिसीजंस, ये लॉजिकल डिसीजंस बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो लॉजिकल डिसीजंस बनाता है। लॉजिकल डिसीजंस बनाता है कौन? लॉजिकल डिसीजंस बनाता है बेस्ड ऑन बाइनरी इनपुट, जो कि जीरो और वन। लो हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। वो लो का मतलब जीरो या फॉल्स, वन का मतलब हाई या ट्रू, यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। अब देखो बेसिक गेट्स से याद रखना, एंड और नॉट, एंड और नॉट, एंड और नॉट, एंड और नॉट, ये बेसिक गेट्स हैं। यूनिवर्सल गेट है एंड नॉट, नॉर और, ठीक है? नॉर और यानी कि इसका अपोजिट एंड का है नॉट एंड, नॉट और का है नॉट और। ये यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट दो है, नाद एंड नॉर, और जो बेसिक गेट्स हैं वो है एंड और नॉट, एंड और नॉट, एंड और नॉट, एंड और नॉट। बेसिक गेट दूसरा यूनिवर्सल गेट वो है एंड, नाद और नॉर। उस तीसरा है स्पेशल पर्पस डायराइवर्ड गेट्स, सॉर, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव ओ आर एंड एक्सक्लूसिव नॉन ओ आर, ये ऊपर से बने हैं, ठीक है? एक्सक्लूसिव ओ आर, एक्सक्लूसिव नो आर। पहले पहले क्या था? सबसे पहले था एंड, उसके बाद था और, उसके बाद था नॉट, ठीक है? एंड से हमने दूसरा यूनिवर्सल गेट बनाया, उसको कहते हैं एंड नॉट। उसके बाद हमने और से बनाया एन और, नॉर, नॉर बनाया, ठीक है? उसके बाद हमने स्पेशल पर्पस गेट एक्स और बनाया, ठीक है? एक्स और, एक्सक्लूसिव ओ आर, ठीक है? उसके बाद हमने एक्स नॉर बनाया कि इससे एक उठाया एक्स नॉर लिखा, और इससे एक उठाया एक्स नॉर बनाया, सॉर नॉर। बेसिक गेट्स देखो, आउटपुट है मल्टीप्लिकेशन गेट। एंड क्या क्या होता है? एंड इज इक्वल ए, वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी। समझो ऐसे क्या है? ये है, ये जो है ना यहाँ पे वाई इंटू ए इंटू बी, ट्रुथ ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल है। आउटपुट इनपुट क्या हो सकते हैं और आउटपुट क्या हो सकता है? ये जो, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। ये इसका एंड का क्या है? एंड का क्या लॉजिक है? एंड का ये लॉजिक है, जब भी आप आउटपुट, तभी वन निकलेगा जब तमाम के तमाम इनपुट्स वन हो, ठीक है? समझ आ रहा है? इनपुट आउटपुट वन है जबकि तमाम के तमाम इनपुट्स वन हुए। इनपुट्स तमाम वन होने चाहिए तभी आउटपुट वन आएगा। अब इसका मतलब ये है, अगर आपने ज़ीरो डाला और यहाँ से ज़ीरो डाला फिर से ज़ीरो ज़ीरो, तो ज़ीरो ज़ीरो वन है। उसके बाद ज़ीरो है, वन है, ज़ीरो आ गया। इसके बाद इसके बाद वन है, इसके बाद ज़ीरो है, ठीक है? अब इसका क्या था? आउटपुट तभी वन आएगा जब तमाम इनपुट्स वन है। अब यहाँ पे आउटपुट वन आ गया, यहाँ पे तमाम इनपुट्स क्या है? वन। और गेट, द एडिशन गेट, आउटपुट तभी वन आ सकता है अगर एक या दोनों इनपुट्स एक हो। आउटपुट ज़ीरो आ सकता है जब तमाम इनपुट्स ज़ीरो हो गए। आउटपुट क्या आ सकता है? वन, जब एक या दोनों इनपुट्स इनपुट्स वन है। आउटपुट इज इक्वल टू ज़ीरो ओनली व्हेन इनपुट्स आर ज़ीरो, ठीक है? अब इसका और का क्या लॉजिक है? आउटपुट तभी वन आ सकता है अगर इफ एनी वन और बोथ इनपुट्स आर वन। आउटपुट तभी वन आ सकता है जब एक वन आए या दोनों वन आए, ठीक है? इनपुट जब वन ही हो गए। अब देखो आउटपुट ज़ीरो आएगा जब तमाम के तमाम इनपुट्स ज़ीरो है। एक्सप्रेशन है ए प्लस बी, उसका क्या था? एंड का ए इंटू बी। अब यहाँ पे रियल लाइफ एनालॉजी देखो, ज़ीरो ज़ीरो आएगा जब यहाँ पे वन होगा ना, अगर यहाँ पे वन आएगा तो फिर वन आएगा यहाँ पे। जैसे y इज इक्वल टू ए प्लस बी,
ठीक है। अब 0 प्लस 0 क्या आएगा? 0, 0 प्लस 1 क्या आएगा? 1, 1 प्लस 0 क्या आ गया? 1, 1 प्लस 1 क्या आ गया? यहाँ पे ये याद रखना, ये यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है। आउटपुट 1 तभी होगा अगर इन दोनों में से 0 या 0 में आउटपुट 1 होगा, तो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है। इसके बाद नॉट गेट। नॉट गेट ये बेसिक गेट्स हैं। एंड गेट, नॉर गेट, or sorry, and gate, or gate, and not gate. The inverter simply reverses the input. Only basic gate with single input, single output. इसमें क्या होता है? सिंगल आउटपुट होता है, सिंगल इनपुट होता है। जैसे आपने 1 डाला आपको 0 आएगा, आपने 0 डाला आपको 1 आएगा। ठीक है। एक्सप्रेशन है इसकी ए नॉट ए नॉट ए। ठीक है, ए नॉट ए नॉट ए, इसकी एक्सप्रेशन है ए नॉट ए। यानी कि जो ए में नहीं आएगा वो ए इसमें आएगा, नॉट में। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 एंड 0 क्या डाला हमने, जैसे हमने यहाँ पे इनपुट्स डाले 1 एंड 0 और यहाँ पे क्या आ गया? 1। पर अब इसका ए नॉट ए, इसका अपोजिट हो जाएगा, 1 0 का आ गया 0 यहाँ पे। ठीक है, इसका ऐसे मतलब है। उसके बाद है यहाँ पे देखो, इसमें एक ही इनपुट होता है, 0 या 1। इसका और अपोजिट आता है, अपोजिट हमेशा आता है। अगर ये ऑन रहा ये ऑफ रहेगा, ये ऑफ रहेगा ये ऑन रहेगा, ये दबा रहेगा ये ओपन रहेगा, ये दबा नहीं रहेगा ये क्लोज रहेगा। ऐसे इसका है, बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट। नॉट का बिल्कुल अपोजिट होता है, एक दूसरे का अपोजिट आउटपुट होता है। अगर 0 यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट वापस 1 आएगा। यहाँ पे अगर 1 आउटपुट है, इनपुट है, तो यहाँ पे 0 आउटपुट होगा। नॉट का यही आउटपुट है। यूनिवर्सल, वाई यूनिवर्सल? कोई भी अदर बुलियन गेट होगा, एंड, नॉट, और जो भी होता है वो यू कैन बी बिल्ड यूजिंग नाद, नॉट एंड, नाद का है एंड नॉट, नॉट एंड। ठीक है, एंड ओनली नॉर गेट्स, हेंस द नेम। ठीक है। यूनिवर्सल क्यों बोला गया है इसको? कोई भी जो अदर बुलियन गेट हम बना सकते हैं एंड के अलावा, और के अलावा, या नॉट के अलावा, दूसरे जो हम बिल्ड करते हैं एंड नॉट और नॉट और गेट सेंस द नेम। देखो नांद क्या है? नांद गेट किसका बना हुआ है? नॉट एंड प्लस, नॉट प्लस एंड का बना होता है, एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ एंड। आउटपुट 0 होगा अगर तमाम इनपुट्स 1 हो गए। ठीक है। आउटपुट 0 होगा अगर तमाम इनपुट्स 0 हो गए, सॉरी, इनपुट्स तमाम 1 हो गए। आउटपुट है यहाँ पे 0। ठीक है। उसमें क्या होता था? तमाम आउटपुट्स इनपुट्स 1 होंगे तब आउटपुट 1 होगा। बट इसमें क्या है? तमाम 0, तमाम इनपुट्स 1 होंगे तभी आउटपुट 0 होगा। अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट किसका? एंड का। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी, ए इंटू बी, 0 इंटू 0 क्या होता है? 0 ही होता है। एंड गेट में 0 इंटू 0 एक्सप्रेशन याद करो, ए इंटू बी एक्सप्रेशन उसमें, तो वहां पे 0 आएगा। बट यहाँ पे अपोजिट आ गया एंड का। अब ऐसे देखो 0 इंटू 1 क्या आ सकता है? 0 आता है। बट इसने क्या लिखा? अपोजिट। इसका है नांद गेट, इसीलिए बोलते हैं। 1 इंटू 0 क्या आ सकता था? 0 आ सकता था। अब इसने क्या लिखा? 1। अब 1 इंटू 1 आता था। जब एंड गेट में क्या करते थे हम? 1 इंटू 1 करते थे, तो वहां पे क्या आता था? 1 आता था। बट यहाँ पे क्या आ गया? 0। ये बिल्कुल अपोजिट है एंड गेट का। ना और गेट, अब और गेट देखो और गेट है यानी कि नॉर, नॉट और, एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ और। आउटपुट 1 आ सकता है इफ तमाम इनपुट 0 हैं। आउटपुट 1 आ सकता है अगर तमाम इनपुट्स 0 हैं। अब देखो 0 प्लस 0 क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसने क्या डाला? 1। अब 0 प्लस 1 आया था, क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसने क्या डाला? 0। अब यहाँ पे आ गया 1 प्लस 0 क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसने क्या डाला? 0। अब बिल्कुल अपोजिट ऑफ और। यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसने क्या डाला? 0। अब स्पेशल पर्पस डेरिवेटिव गेट्स हैं। असॉर है, एक्सक्लूसिव और, ऑड पैरिटी गेट। आउटपुट 1 when inputs are different, 1 0 1 1। अब देखो आउटपुट डिफरेंट है। आउटपुट तभी आएगा 1 जब इनपुट्स डिफरेंट हो गए।
ठीक है, यहाँ पे देखो ज़ोर का क्या मतलब है, 0 0 है, 0 इंटू 0 क्या है, 0। आउटपुट तभी आएगा, आउटपुट तभी आएगा जब आपके पास जो इनपुट्स हैं वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे इनपुट सेम है तो 0 आएगा, यहाँ पे इनपुट डिफरेंट है तो 1 आएगा। देखो ये मान लो 0 लो करंट है, ये मान लो आप हाई हैं, सॉरी 0 मान लो लो एंड 1 मान लो हाई। अब लो लो दोनों है, दोनों सेम है तो 0 ही आएगा। अब लो लो हाई है तो 1 आएगा, ठीक है। अब हाई लो है, ठीक है, तो अपोजिट में जैसे ज़ोर का क्या है, अगर अपोजिट जो भी हो गए, दो अपोजिट वैल्यूज आएगा ना तभी हाई आएगा, ठीक है। और अगर दो हाईज एक साथ आएंगे तो फिर लो आएगा। समझ आ गया? 0 0 हमने क्या किया, एक साथ दो इनपुट्स अगर सेम होंगे तो आउटपुट भी 0 ही होगा, लो ही होगा। और दो इनपुट्स डिफरेंट हो गए तो आउटपुट हाई आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 0 सेम इनपुट्स है तो इनपुट भी लो ही आया। अब यहाँ पे इनपुट्स 1 1 है, हाई हाई है तो आउटपुट भी डिफरेंट आया है, यानी कि सेम आया, 0 0 लो ही। यानी कि जो भी इनपुट्स आप डाल रहे हो ना वो अगर सेम है तो रिजल्ट डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है, रिजल्ट विल बी सेम। देखो यार मैं बताऊंगा इसमें, लो लो है, लो लो करंट है, लो लो करंट दोनों है, ठीक है। और यहाँ पे 0 1 है, डिफरेंट जब ये भी होगे ना, जब 0 1 1 0 जब भी ये डिफरेंट होंगे तब आएगा 1 आउटपुट। उसके बाद है एक्स नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर, इक्विवेलेंस गेट, अपोजिट ऑफ सॉर। आउटपुट 1 आएगा जब इनपुट सेम हो गए बोथ। देखो यहाँ पे इनपुट सेम है तभी 1 आया, इनपुट सेम नहीं है तब 0 आया, इनपुट सेम नहीं है तब 0 आया, इनपुट सेम नहीं है, सेम है 1 आया, ठीक है। बोथ नीडेड, एंड इज लाइक बोथ नीडेड, लाइक बोथ कीज टू ओपन द लॉकर। एंड का मतलब है कि हमें दोनों चाबियां चाहिए ताकि हम ओपन कर सकते हैं लॉकर। और का ये है कि हमें एक काफ़ी है, एक चाबी काफ़ी, एक चाबी काफ़ी है। ज़ोर का है एग्जैक्टली वन नॉट बोथ, हमें बस एक ही चाहिए, एक ही, एक्स नॉट, ठीक है, एक्सक्लूसिव नॉट, हमें एक ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, एक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस, या ट्रैफिक कॉप किसका, कंप्यूटर। सेंट्रल यूनिट जो कंट्रोल यूनिट जो होता है, सॉरी कंट्रोल यूनिट जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह या ट्रैफिक कॉप के तरह कंप्यूटर का एक्ट करता है। द प्रोसेस डेटा itself manages and coordinates the activities of other components. Function क्या है इसकी, fetches and decodes the instructions from the main memory and determines necessary operations and involved devices generates the control signals to execute instructions. इसकी फंक्शन क्या है कंट्रोल यूनिट की, ये फेच करता है, डिकोड करता है इंस्ट्रक्शंस किसकी, मेन मेमोरी की, एंड डिटरमाइन करता है नेसेसरी ऑपरेशंस जो कि इन्वॉल्व करते हैं डिवाइस जनरेशन कंट्रोल्स सिग्नल्स एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस करने के लिए। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन, डायरेक्ट्स द सिस्टम टू एग्जीक्यूट स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस कम्युनिकेटिंग विद एएलयू रजिस्टर्स मेन मेमोरी आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंश्योरिंग बोथ स्मूथ आउट। ये क्या करता है, फंक्शन करता है, पहले फैच करता है, डिकोड करता है इंस्ट्रक्शंस, कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ, डायरेक्ट सिस्टम के साथ, ताकि वो एग्जीक्यूट करे क्या, प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस एएलयू वगैरह मेन मेमोरी एटसेट्रा। कंट्रोल यूनिट्स के भी यही है, यही 4 स्टेप हैं मगर 5 स्टेप हो गए। फंक्शन कंट्रोल यूनिट फेच करता है इंस्ट्रक्शन कहाँ से, रैम से, डिकोड करता है जैसे कि हमने प्रोग्राम काउंटर से हमने किया था फेच इंस्ट्रक्शंस रैम से। उसके बाद इंस्ट्रक्शन हमने क्या किया था, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स डिकोड किए थे इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से। उसके बाद एग्जीक्यूट किए थे हमने एएलयू एटसेट्रा ऑपरेशंस को लगा के। उसके बाद हमने किया था स्टोर डेटा, या तो हमने वो एक्यूमुलेटर में स्टोर किया था या हमने फिर बैक टू ये भेजा था एएलयू में। इसमें क्या है, कंट्रोल करता है फ्लो में। इसके बाद ये कंट्रोल करेगा फ्लो अपडेटिंग द प्रोग्राम काउंटर। अब ये वापस प्रोग्राम काउंटर के पास जाएगा और उसको अपडेट करेगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग करेगा, मैनेज करेगा एक्सेप्शंस अगर आ गए, इंटरप्शंस आ गए, हार्डवेयर फेल हो गए, सिस्टम कॉल, एक्सटर्नल इवेंट्स, ये फिर डाइवर्ट करेगा कंट्रोल फ्लो को ही प्लानड प्रोसीजर में, सिंक्रोनाइज करेगा कोऑर्डिनेट्स इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन पार्ट्स
अक्रॉस मल्टीपल कोर्स में ये करेगा इंस्ट्रक्शन जो भी है कोऑर्डिनेट जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन आएगी मल्टीपल कोर्स में। ये मान लो एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह जो रोड पे होता है जो कि अपने बाकी दूसरे बंदों को दिखाता है कहाँ जाना है कैसे जाना ताकि क्रैश ना हो। कंट्रोल यूनिट यही है, इसी का एक काम यही है। रजिस्ट्रार में बस इसके बाद है रजिस्ट्रार मेमोरी यूनिट्स यानी कि रजिस्टर्स क्या होती है स्मॉलेस्ट फास्टेस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ मेमोरी एक कंप्यूटर में। रजिस्टर क्या होती है रजिस्टर क्या होती है सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटी फास्ट मोस्ट एक्सपेंसिव कौन सी टाइप ऑफ कंप्यूटर। ये डायरेक्टली सीपीयू चिप में बनाई होती है। इसका क्या है पर्पस, ये क्विकली एक्सेप्ट करे स्टोर करें ट्रांसफर करे इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सीपीयू is actually using at the exact moment and they sit at the absolute top of the memory hierarchy। रजिस्टर सबसे ऊपर बैठता है, सबसे ऊपर जो होती है ना मेमोरी में सबसे ऊपर रजिस्टर आ ही बैठते हैं। ये क्या करते हैं इंस्ट्रक्शंस लेता है, जैसे प्रोग्राम काउंटर को क्या करना था वो फेच करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम रैम से, और ये रैम पे ऊपर भी ही बनाया होता है सीपीयू चिप पे ही बना होता है। ये क्या करता है क्विकली स्टोर करता है ट्रांसफर करता है इंस्ट्रक्शंस किससे सीपीयू से इन एक्टिवली एट द एग्जैक्ट एब्सोल्यूट टॉप ऑफ हायरार्की रजिस्टर आर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आर। ठीक है इंपॉर्टेंट सीपीयू रजिस्टर आर जो है वो है एम ए आर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आर होल्ड द स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन सीपीयू नीड्स टू राइट। ठीक है एम ए आर क्या करता है रजिस्टर आर एक किस्म इसका है एम ए आर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आर ये क्या करता है जो भी स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस होगा डेटा का इंस्ट्रक्शन का जो भी सीपीयू को ज़रूरत पड़ेगी रीड एंड राइट के लिए। ठीक है उसके बाद है एम डी आर क्या होता है मेमोरी बफर डेटा रजिस्टर हाउ एक्चुअल डेटा इंस्ट्रक्शन बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। इसके बाद करता है मेमोरी बफर ये क्या करता है इंस्ट्रक्शन एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र करता है बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। प्रोग्राम करता है हाउ प्रोग्राम काउंटर क्या करता है होल्ड करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑटो इंक्रीमेंट्स आफ्टर ईच फैच व्हाट इज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये बोलता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट है। इसके बाद है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ये यहाँ पे रखता है कि जो करंट अभी जो चल रही है और जो बीइंग डिकोड हो रही है करंट कमांड क्या है उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखता है। उसके बाद है एक्यूमुलेटर ये जो भी ऊपर वाले जो भी कैलकुलेशंस हैं उसको ये अपने आप सेव रखता है। और जीपीआर जनरल पर्पस रजिस्ट्रेशन ये टेम्पोरेरी स्टोरेज ऑफ डेटा एड्रेसिंग ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है प्रोग्राम टेम्पोरेरी प्रोग्राम काउंटर एक मिनट जस्ट ओके। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सीपीयू रजिस्ट्रार्स हैं मार है मेमोरी एड्रेस रजिस्ट्रार ये क्या करता है स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस डेटा इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो भी है सीपीयू नीड्स टू रीड राइट ये वहाँ से देखता है कि होल्ड्स करता है स्पेसिफिक मेमोरी डेटा एड्रेस जो भी होता है ना इसको ये होल्ड करता है। उसके बाद है एमडीआर ये करता है एक्चुअल डेटा इंस्ट्रक्शन जो कि ट्रांसपोर्ट होनी है सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान। उसके बाद है होल्ड प्रोग्राम काउंटर का जो काउंटर होता है ये क्या करता है होल्ड करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। इसके बाद है इंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रार ये होल्ड करता है करंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है उसके बाद एक एक्यूमुलेटर जो कि हमने कैलकुलेशंस वगैरह कैसे किए फिर फाइनल रिजल्ट्स लेके जाता है। फिर जनरल पर्पस ये टेम्पोरेरी स्टोरेज करता है एंड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। उसके बाद बसेस है बसेस कम्युनिकेशन पाथवेज कनेक्टिंग द इंटरनल सीपीयू कंपोनेंट्स एंड कनेक्टिंग द सीपीयू टू एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस। बसेस क्या होती है बसेस होती हैं कम्युनिकेशन पाथवेज वो क्या करती हैं वो कनेक्ट करते हैं सीपीयू कंपोनेंट्स को किसके साथ कनेक्टिंग द सीपीयू कंपोनेंट्स टू एक्सटर्नल मेमोरी एंड डिवाइसेस। जो भी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी है इंटरनल मेमोरी नहीं एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है जैसे हार्ड डिस्क हो गया फ्लोपी डिस्क हो गया ये सब चीज़ें को कंट्रोल या बाकी डिवाइसेस हो गया जैसे माउस हो गया वगैरह उनको कनेक्ट करने के लिए बसेस होती हैं। डेटाबेस क्या होते हैं एक करता है डेटा एक्चुअली एक्चुअल डेटा कैरी। एड्रेस बस क्या होती है इसमें होता है कैरीज मेमोरी एड्रेस फायर डेटा नीड्स टू बी रेड फ्रॉम एंड रिटर्न टू। एड्रेस बस जो होती है ये करती है मेमोरी कैरी। ठीक है कहाँ जहाँ पे डेटा नीड्स टू रेड और रिटर्न टू अगर its width determines the maximum addressable memory e.g. 32-bit address can address 2 raised power 32 bytes is equal to 4 GB। इसकी जो एड्रेस बस की जो होती है
एड्रेस बस जो होती है ये कैरी करती है मेमोरी एड्रेसेस को, जहाँ पे डेटा को पढ़ना है या राइट करना है। इसकी विड्थ जो होती है, जो इसकी जो विड्थ जो होती है, मोटापन जो होता है इसका, डिटरमाइंस द मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी, यानी कि ये डिटरमाइन करता है कि इसके अंदर कितनी जा सकती है मेमोरी। मिसाल के तौर पर 32 बिट एड्रेस बस कैन एड्रेस 2 रेज पावर 32 बाइट्स, दैट इज इक्वल टू 4 GB। मिसाल के तौर पर अगर 32 बिट एड्रेस बस हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो एड्रेस कर सकते हैं 2 रेज पावर 32 बाइट्स, दैट इज इक्वल टू एक्चुअली 4 GB। यानी कि जैसे आप इलेक्ट्रिकल वायर ले हुए ना, अगर बहुत बड़ा करंट लेना है ना, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा करंट लेना है, तो आपको बड़ी थोड़ी मोटी तार भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही है। कंट्रोल बस क्या है, ये कंट्रोल करता है सिग्नल को, हम कंट्रोल यूनिट टू कोऑर्डिनेट ऑपरेशंस। ठीक है, डेटा बस जो होती है वो जो डेटा करती है एक्चुअली कैरी। एड्रेस बस होती है कि कहाँ इसको ले जाना है, मेमोरी कहाँ लेके जाना है, कहाँ से लेके जाना है। जितनी ये मोटी होगी उतनी ही ज़्यादा इसकी मेमोरी आप भेज सकते हो। कंट्रोल बस क्या करता है, ये कंट्रोल करता है सिग्नल्स टू कंट्रोल यूनिट टू कोऑर्डिनेट ऑपरेशंस। थिंक ऑफ अ बसेस एज रोड्स, आप समझ लो बस रोड्स हैं। डेटा बस कैरी करता है गुड्स, सॉरी, डेटा बस क्या करता है, डेटा को गुड्स यानी कि गुड्स ले जाता है, सवारी को ले जाता है, उसको डेटा मान लो। एड्रेस बस कैरीज द डिलीवरी एड्रेस, वायर टू ड्रॉप। एड्रेस बस का ये है कि कहाँ पे डालना है इसको, कहाँ पे भेजना है, ठीक है, कहाँ पे ड्रॉप करना है इन बंदों को। कंट्रोल बस क्या करती है, कैरीज द ट्रैफिक सिग्नल्स, वायर टू गो व्हेन टू गो। कंट्रोल बस यही करती है कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना। कंट्रोल बस यही पे करता है, कंट्रोल यूनिट को बताता है कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे नहीं है। कंट्रोल डेटा बस यही होती है कि इसमें जो कि डेटा कैरी करता है, और एड्रेस बस क्या होती है, कहाँ पे आपको ड्रॉप करना है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड context switching and CPU scheduling. Context switching, process of saving the state context of currently running processes into PCBs, process control block, and loading the state of the new process from PCB so that the CPU can switch to another process. Context switching क्या होती है, ये प्रोसेस होती है सेव करना स्टेट, जो भी सेविंग द स्टेट कॉन्टेक्स्ट, जो कि अभी जो करंट प्रोसेस जो चल रही है ना पीसीबी में, जो भी प्रोसेस चल रही है किस में, पीसीबी में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, और लोडिंग द स्टेट ऑफ न्यू प्रोसेस, फिर दूसरी स्टेट को लोड करना कहाँ से, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से, सो दैट सीपीयू कैन स्विच द प्रोसेस अनदर स्विच। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होते हैं, नॉर्मली एक स्विच, अभी अगर एक काम चल रहा था सीपीयू में, अब उसको दूसरा काम करना है, ठीक है, पीसीबी में दूसरा दूसरा काम करना है, यही काम करता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है, एक स्विच से दूसरे स्विच पे जाता है, किसको यूज करके, पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को। नोट, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज प्योर ओवरहेड, ये प्योर ओवरहेड होता है, जितना ज्यादा मतलब ओवरहेड होता है, ज़्यादा लोड होता है। द सिस्टम डज नो यूजफुल वर्क वाइल स्विचिंग, सिस्टम कोई भी यूजफुल वर्क नहीं करता है जब स्विच होता है। हार्डवेयर सपोर्ट लाइक मल्टीपल रजिस्टर सेट कैन स्पीड दिस अप, हार्डवेयर ही मल्टीपल रजिस्टर ही इसको स्पीड अप कर सकती है। एनालॉगी, लाइक अ टीचर चेकिंग वन स्टूडेंट्स एग्जाम प्रोसेस, क्लोजिंग दैट नोटबुक, देन ओपनिंग अनदर स्टूडेंट टू चेक ऑन देम, टाइम स्पीड फ्लिकिंग पेजेस, दिस नॉट एक्चुअल टीचिंग। देखो यार, अगर टीचर एक पढ़ाता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, अगर एक टीचर पढ़ाता है, वो एक बंदे की, एक स्टूडेंट की नोटबुक चेक करता है, फिर दूसरे की नोटबुक चेक करता है, जो टाइम इस पे स्पेंड हुआ कि जो हमने जो पेज इस पर देखे रहे वो वेस्ट हुआ, वो एक्चुअल टीचिंग नहीं मानेंगे। इसी तरीके से ये होती है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। प्रोसेस ऑफ सेविंग स्टेट कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंटली रनिंग प्रोसेस, पहली स्टेट को सेव करके रखना जो भी अभी कर रही है, इनटू पीसीबी, जो भी अभी स्टेट जो भी अभी चल रही है, जो भी प्रोसेस अभी चल रही है, उसको सेव करके रखना कहाँ पे, पीसीबी में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। देन द देन एंड लोडिंग द स्टेट ऑफ न्यू प्रोसेस, फिर लोड करना न्यू प्रोसेस को फ्रॉम इट्स पीसीबी, ठीक है, फिर उस स्टेट को लोड करना, पहले इस स्टेट को यानी कि कॉन्टेक्स्ट को सेव करना, उसके बाद उसी को लोड फिर से करना न्यू प्रोसेस में, कहाँ से, पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, सो दैट सीपीयू कैन स्विच टू अनदर प्रोसेस, ताकि तब तक सीपीयू दूसरे प्रोसेस में स्विच करे। सीपीयू शेड्यूलिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज टू कीप सम प्रोसेस रनिंग एट ऑल टाइम्स। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, सीपीयू स्विचिंग का, मल्टी प्रोग्रामिंग का, ये है कि
कोई प्रोसेस रन करती रहे ऑल द टाइम्स टू मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन, जिससे क्या होगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन की मैक्सिमाइजेशन होगी। सीपीयू शेड्यूलिंग डिसाइड्स विच प्रोसेस इन द रेडी क्यू गेट सीपीयू नेक्स्ट। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कौन सी प्रोसेस रेडी क्यू में जाएगा। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग देता है कि यार एक प्रोग्राम चलाना, अब दूसरा रेडी क्यू में चले जाएगा, अब तीसरा चाहेगा, अब ऐसे जाएगा। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग का यही है कि एक प्रोसेस पहले रनिंग करनी है, फिर उसको मैक्सिमाइज करना है, यूटिलाइज, फिर दूसरी प्रोसेस लेके आएंगे ताकि वो दूसरी रेडी क्यू में रखेंगे। अब देखो की टर्म्स हैं हम, अराइवल टाइम, टाइम ए प्रोसेस एंटर्स रेडी क्यू, कितना टाइम लगता है सीपीयू को शेड्यूल करने में, रेडी क्यू में रखने के लिए इसको, किसको, किसी भी इंस्ट्रक्शन को। अराइवल टाइम, टाइम प्रोसेस एंटर्स रेडी क्यू। ब्रस्ट टाइम क्या होता है, अमाउंट ऑफ टाइम ए प्रोसेस नीड्स टू कंप्लीट, अमाउंट ऑफ प्रोसेस 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हम कहाँ पे थे, ब्रस्ट टाइमिंग। ब्रस्ट टाइमिंग क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम ए प्रोसेस नीड्स टू कंप्लीट, कितना सीपीयू को कितना टाइम लगेगा एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में, सीपीयू टाइम कितना लगेगा, इसको टाइम कितना लगेगा। अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम ए प्रोसेस नीड्स टू कंप्लीट, एक प्रोसेस को करने में कितना सीपीयू टाइम लेगा उस प्रोसेस को कंप्लीट करने, उसको कहते हैं ब्रस्ट टाइमिंग। कंप्लीशन टाइम, द टाइम टाइम ए प्रोसेस फिनिशेस एग्जीक्यूशन। कंप्लीशन टाइम होता है वो टाइम कितना लगेगा एक प्रोसेस को फिनिश करने में, उसकी एग्जीक्यूशन। टर्न अराउंड टाइम, टैट टाइम टू कंप्लीट अ प्रोसेस, कितना टाइम लगेगा इसको किसको करने में। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कितना टाइम टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम, जैसे मतलब एक प्रोसेस फिनिश होगी, एग्जीक्यूट करेगी, और जब ये यहाँ पे आ गई, रेडी क्यू में आ गई, सीपीयू ने इसको डाला रेडी क्यू में, अराइवल टाइम, जैसे अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम। टैट किसके बराबर होता है, अराइवल, जैसे ही कोई प्रोसेस में आ गया, कोई भी प्रोसेस में वो चीज आ गई, कौन सी, जो इसको करनी है, रेडी क्यू में जो भी आ गया था अराइवल टाइम पे, माइनस कंप्लीशन टाइमिंग, कंप्लीशन टाइमिंग, a process process finishes execution, turnaround time, complete total time to complete the process, कितना टाइम आ गया इसको आने में, माइनस कंप्लीशन टाइम, कितना टाइम लग गया, इसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। वेटिंग टाइम होता है टाइम, टोटल टाइम स्पेंट इन वेटिंग रेडी क्यू। वेटिंग जो रेडी क्यू होता है, मतलब जो कितना टाइम इसको लग गया वेटिंग इन रेडी क्यू में इसको कितना टाइम लग गया। ठीक है, टैट टर्न अराउंड टाइम माइनस बीटी ब्रस्ट टाइम, सीपीयू टाइम नीड्स टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। रेडी क्यू पे कितना टाइम लग गया इसको, कितना टाइम इसको लग गया रेडी करने को। ठीक है, वेटिंग टाइम, कितना टाइम लग गया इसको रेडी क्यू को रेडी करने के लिए, ये इसका है रेडी क्यू। रेस्पॉन्स टाइम, टाइम फ्रॉम सबमिशन अंटिल द फर्स्ट रेस्पॉन्स, फर्स्ट टाइम इट गेट्स द सीपीयू, कितना टाइम लगा इसको फ्रॉम सबमिशन अंटिल द फर्स्ट रेस्पॉन्स। ठीक है, फर्स्ट रेस्पॉन्स में इसको कितना टाइम लगा, टाइम फ्रॉम रेस्पॉन्स जो भी मिला इसको फ्रॉम द सबमिशन अंटिल द फर्स्ट रेस्पॉन्स, फर्स्ट टाइम इट गेट्स द सीपीयू, टाइम फ्रॉम सबमिशन अंटिल द फर्स्ट रेस्पॉन्स, ये रेस्पॉन्स टाइम। उसके बाद टाइप्स ऑफ सीपीयू का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, जो भी पहले आएगा। ठीक है, प्रोसेस एग्जीक्यूट सीपीयू टाइम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, जो पहले आएगा उसको एक पहले खाना मिलेगा। ठीक है, जो बाद में आएगा उसको बाद में खाना मिलेगा, इसका यही मतलब है। Processes execute in an exact order as they arrive. No primitive. Simplest to understand. Conveyor effect. Short process wait a long time behind one long process. Average waiting time is often high. Analogy. A single queue, a ration shop. Whoever comes first is served first. Even if their work takes forever, making everyone behind them wait. ठीक है, फर्स्ट कम टाइप ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग होती है एल्गोरिथम्स, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होते हैं। दूसरा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, सबसे जो स्मॉलेस्ट जॉब होगा जिसको कम टाइम लगेगा
ये लॉजिकल होता है कि सीपीयू देखता है कि कौन सी पहले मुझे करनी है काम, आप किस तरीके से करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे आपने कोई क्लिक किया तो पहले वही करेगा, उसके बाद दूसरी क्लिक फिर उसके बाद वो दूसरी करेगा। इसी तरीके से आप ये देखता है कि सबसे छोटी प्रोसेस कौन है, सबसे छोटेस्ट जॉब कौन है, वो पहले मैं करूँगा। जिसको स्मॉलेस्ट ब्रस्ट टाइम होगा, कितना टाइम लगेगा उसको एग्जीक्यूट करने में, उसको ब्रस्ट टाइम लगेगा। इफ ट्राई टू इफ ट्राइड फर्स्ट सर्व फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये ब्रेक करता है ये टाई, ठीक है। कैन बी प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। उसके बाद है राउंड रिबन। ये क्या होता है, ये डिजाइन होता है टाइम शेयरिंग सिस्टम्स को। ईच process gets small time slices after it elapses the process preempted and sent back to the queue primitive। क्या होता है राउंड रिबन, क्या होता है, ये किस लिए यूज होता है, ये टाइम शेयरिंग सिस्टम्स के लिए होता है। एक प्रोसेस जो होती है ये एक टाइम क्वांटम लेता है, एक टाइम स्लाइस लेता है, आफ्टर ये इलेप्स होता है द प्रोसेस इज प्रीएम्प्टेड एंड सेंट बैक टू बैंक ऑफ द क्यू। ये फिर एक टाइम जो राउंड रिबन ऐसा होता है। फिर एलोकेशन एक्सीलेंट। फिर राउंड रिबन क्या होता है, राउंड रिबन ये होता है टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में, क्योंकि इसका मतलब है कोई भी प्रोसेस अगर चलेगी थोड़े से छोटे टाइम में, आफ्टर इट इलेप्सेस, आपके इसके बाद एक खत्म हो गई तो प्रोसेस क्या होता है, खाली होता है। उसके बाद ये फिर से क्यू में चला जाता है। ठीक है, समझ आता है। प्रीमेटिव खाली किया जाता है, जो भी प्रोसेस हो रही थी उसने कितना टाइम लिया था, फिर जैसे इसने टाइम स्लाइस ले ली उसके बाद इसने खाली किया उसको और फिर सेंड बैक किया था। फेयर एलोकेशन क्या है, फेयर एलोकेशन एक्सीलेटर फॉर इंटरैक्टिव सिस्टम गुड रिस्पांस टाइम performance depends on highly on quantum size, too large behave like FC, too small causes context switching overhead analogy, like bowling LA gives each player exactly 2 minutes per turn, then moving the next player regardless of whether they are done or not। राउंड ट्रिपल में क्या होता है, आपको थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा टाइम आपको 5 मिनट देंगे, 5 मिनट में आपको काम करोगे नहीं करो, अगर नहीं किया ठीक, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो मत करो। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता कि चलो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले ये सारा काम कर लेगा फिर इसको ही दे देंगे। उसके बाद या दूसरा था ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, सबसे पहले जो जॉब है उसको पहले, सबसे छोटा जो जॉब है उसको करेंगे। बट नहीं, इसमें ये होता है रिबन, राउंड रिबन में क्या होता है, टाइम दिया जाता है आपको, इस टाइम में आपको होगा नहीं होगा, टाइम स्लाइसेस दिए होगा, 5 मिनट दे दिए हो गया काम आपका, नहीं होगा तो ठीक है। ठीक है, प्रायोरिटी स्विचिंग, प्रायोरिटी स्विचिंग में आपको प्रायोरिटी देती है इस प्रोसेस को, ठीक है। हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है इसमें। प्रोज है इसके, कौन से इसके, एक मिनट यार, प्रायोरिटी दी जाती है आपको इसमें, ठीक है। ठीक है, प्रायोरिटी देती है उसी को जिसको पहले ज़रूरत पड़ती है, इम्पोर्टेंट टास्क उसको दे दिया जा सकते हैं। बट ये दोसा हो सकता है कि ये दूसरे टास्क को नहीं लेगा, तो वो भी हो सकता है। सॉल्यूशन क्या है, एजिंग ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस दैट टू लॉन्ग वेट। इससे सॉल्यूशन ये होता है कि जब से जो सबसे बाद में जिसको बहुत टाइम लग गया है उसको भी ये कर सकता है, यानी कि जैसे भी प्रो जो जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है वही है। मल्टी क्यू शेड्यूलिंग, ये क्या करता है, पार्टीशन करता है द रेडी क्यू इनटू सेवरल सेपरेट क्यूज, ई.जी. foreground interacting in one background batch and other processes are permanently assigned to one queue based on this criteria, memory size, priority or type। each queue has its own scheduling algorithm, different ये क्या करता है, हैंडल करता है different type process types efficiently। ठीक है, ये क्या करता है, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग क्या होता है, ये पार्टीशन करता है, हिस्से करता है एक रेडी क्यू को, जो कि रेडी क्यू है सेवरल सेपरेट क्यूज में, एक रेडी क्यू जो है उसको ये बहुत सेपरेट क्यूज में डिवाइड करता है। उसके बाद करता है प्रोसेसेस आर परमानेंटली असाइड, उसके बाद ये प्रोसेस दे लेता है, फिर ये हटाता नहीं, जैसे राउंड रिबन में 5 मिनट ले लो फिर उसके बाद वापस लेंगे प्रोसेस, ये फिर परमानेंटली उसको असाइन करता है, फिर वे खुद से खुद मेमोरी के बेसिस पे, प्रायोरिटी के बेसिस पे फिर वो ओनली खुद से खुद शेड्यूल होते हैं। ओके, उसके बाद है डेडलॉक एंड डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटजीज। डेडलॉक क्या होता है, जहाँ पे प्रोसेसेस ब्लॉक होते हैं, बिकॉज क्या हो गया, रिसोर्स खत्म हो गए या कोई रिसोर्स था वो दूसरे प्रोसेस ने ले लिया। मिसाल के तौर पर अगर कोई कभी किसी लैपटॉप का हैंग हो जाता है, उसमें क्या होता है, एक प्रोसेस चल रही है दूसरी भी चल रही है, ठीक है, तो ये डेडलॉक होता है, प्रोसेस क्या होती है, ब्लॉक होती है। फोर नेसेसरी कंडीशंस फॉर
डेडलॉक। तो और कंडीशंस होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती है किसकी, डेडलॉक के लिए। कॉफमैन कंडीशंस उसको बोलते हैं, कॉफमैन कंडीशंस। Deadlock can arise only in four, if only if all four hold simultaneous mutual exclusion. At least one resource must be held in non-shareable mode. Only one process can use it. Mutual exclusions का एक resource must be held on non-shareable mode. एक रिसोर्स क्या होता है, हेल्ड होता है, जो कि अपनी जो स्पेस है वो शेयर नहीं करता है। इसका मतलब कि एक ही प्रोसेस एक टाइम पे यूज होगी। उसके बाद है म्यूचुअल, म्यूचुअल क्या था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। उसके बाद है होल्ड एंड वेट। एक प्रोसेस एटलीस्ट वन रिसोर्स व्हाइल वेटिंग अदर एक्वायर एडिशनल रिसोर्स बाय हेल्ड बाय दैट। ये क्या करता है, ये अपना काम तो करता है मगर उसको थोड़ा थोड़ा जरूरत पड़ता है दूसरे की भी, बट ये दूसरे रिसोर्स को वेट करता है, ये कब देगा, ये कब कंप्लीट कर लेगा, ताकि तब मैं करूँ। उसको कहते हैं होल्ड एंड वेट। उसके बाद है प्री, नो प्री इमिशन। रिसोर्स कैन नॉट बी फोर्सफुली टेकन अवे। हम रिसोर्स को टेकन अवे नहीं कर सकते फोर्सफुली। दे कैन ओनली बी रिलीज वारंटली बाय होल्डिंग प्रोसेस आफ्टर इट फिनिशेस। ये तभी रिलीज होगी जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी। सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट क्या होती है, सेट ऑफ प्रोसेस exists exists such that each is waiting for resource held by next process in a circle। देखिए सर्कल में प्रोसेस होता है, जैसे पहले एक बंदे को आता है, फिर सर्कल में दूसरे बंदे को आता है, फिर तीसरे बंदे को आता है, फिर तीसरे चौथे बंदे को आता है। जब पहला एक सर्कल में खत्म करेगा फिर दूसरे उसी सर्कल में आएगा, फिर तीसरे, ऐसे इसको सर्कुलर वेट कहते हैं। डेडलॉक स्ट्रेटजी हैंडल कैसे हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन कर सकते हैं, डेडलॉक अवॉइड कर सकते हैं, डेडलॉक डिटेक्शन भी देख सकते हैं, डेडलॉक रिकवरी कर सकते हैं, डेडलॉक इग्नोरेंस क्या कर सकते हैं, ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम। देखो डेडलॉक प्रिवेंट कर सकते हैं, आप इंश्योर कर सकते हैं एक सिस्टम कि कभी भी डेडलॉक में नहीं आ जाए। ठीक है, आप देखेंगे कि आप डेडलॉक को आप इंश्योर करें कि सिस्टम कभी भी एंटर, कभी भी डेडलॉक में ना हो बाय एटलीस्ट वन ऑफ द फोर नेसेसरी कंडीशंस आप रिक्वायर करें। जैसे अब ऊपर वाले जो हमने बोला, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रोहिबिशन, सर्कुलर वेट करें। इन चीज़ों से आप फिर वो डेडलॉक प्रिवेंट कर सकते हैं। किन किन चीज़ों से, सर्कुलर वेट, नो प्रोहिबिशन, प्रीएम्पशन एंड होल्ड एंड वेट एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। डेडलॉक एवोइडेंस, आप operating system को is given in advance information about resources a process will request use। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसको दिया जाता है पहले कि ये कितने रिसोर्स लेगा, ये फिर चेक करता है कि सिस्टम स्टेट सेफ में है कि नहीं बिफोर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, बैंकर्स एल्गोरिथम इसको कहते हैं। उसके बाद डिटेक्शन कर सकता है, डेडलॉक डिटेक्शन करे, ये करता है अलाउ सिस्टम को कि ये एंटर करे डेडलॉक स्टेट में, देन डिटेक्ट्स एंड डिटेक्टर फ्रॉम यूजिंग एन एल्गोरिथम दैट एग्जामाइन्स द स्टेट इटसेल्फ। ये डेडलॉक डिटेक्शन पहले इसमें जाता है, फिर ये एंटर करता है, फिर ये रिकवर करता है फ्रॉम इटसेल्फ यूजिंग एल्गोरिथम। फिर डेडलॉक रिकवरी होता है, एक्शंस टेकन आफ्टर डिटेक्शन, जैसे भी एक्शंस आपने ले लिया आफ्टर डिटेक्शन, process termination, aborting one or more processes to break the circular weight, resource impression, successfully taking resources from the processes until cycle breaks। डेडलॉक रिकवरी कर सकते हैं आप, जो भी मतलब होगा प्रोसेस टर्मिनेशन करने के बाद, एक प्रोसेस को हटाने के बाद फिर दूसरा प्रोसेस। डेडलॉक इग्नोरेंस, मोस्ट कॉमन रियल वर्ल्ड अप्रोच है बाय यूज्ड बाय यूनिक्स एंड विंडोज। वो क्या करते हैं, वो एज्यूम करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम deadlocks are rare, ठीक है, and simply ignores the problem, leaving it to the user admin to handle by rebooting or killing the process। वो फिर क्या करते हैं, मतलब इग्नोर करते हैं कि यार डेडलॉक होगा कि नहीं होगा, फिर इससे क्या होता है, हैंडल होता है, एडमिन करता है हैंडल कि या वो लैपटॉप को बंद करे या फिर वो प्रोसेस को ही बंद करे जो अभी चल रही थी। ऐसा होता है डेडलॉक इग्नोरेंस। उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट्स। एक मिनट, कितना और बड़ा टॉपिक है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ही है, अब खत्म हो गया है ऑलमोस्ट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जो कि यूज की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम में ताकि वो मैनेज करे अपनी रैम और मूव करे बिटवीन मेन मेमोरी एंड डिस्क। पेजिंग, पेजिंग क्या होता है, फिजिकल मेमोरी डिवाइड होती है फिक्स्ड साइड फ्रेम्स में। फिजिकल पेजिंग क्या होता है, पेज मान लो फिजिकल, एक बुक मानो, उनको उसको क्या है, उस एक कॉपी मानो या बुक मानो, उसको पेज डिवाइड करेंगे पेजेस में, उस पेज को आप बोलो फ्रेम्स।
लॉजिकल मेमोरी प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू सेम साइज पेजेस। जो भी बुक में जो पेजेस होते हैं ना वो सेम साइज के होते हैं, ठीक है। पेजेस को हम बोलते हैं फ्रेम्स। पेजेस लोड इनटू अवेलेबल फ्रेम। पेज क्या करते हैं, लोड करते हैं किसी भी फ्रेम में। नो कंटिन्यूअस एलोकेशन, कोई भी जरूरत नहीं होती है एलोकेशन की। पेज टेबल ट्रेक्स, पेज टेबल जो आपने बनाया था पहले स्टार्ट में, कितने इस कॉपी के कितने जो भी पेजेस हैं वो ट्रैक करता है कि कितने पेजेस लोड है, कितने पेजेस में लिखा गया, आपने कितने पहले पेजेस में लिखा है। रिमूव द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बट मे काज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ये रिमूव करता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, बट में काज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होती है, सेगमेंटेशन होती है डिवाइड करती है मेमोरी को अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम्स लॉजिकल स्ट्रक्चर। मेन मेमोरी, प्रोसीजर, एरे, स्टेक्स, ठीक है। सेगमेंटेशन क्या करती है, डिवाइड करती है मेमोरी को किसमें, लॉजिकल प्रोग्राम्स में, लॉजिकल स्ट्रक्चर्स में, मेन मेमोरी, प्रोसीजर्स, एरेज, स्टैक्स में। सेगमेंट्स हो सकते हैं वेरिएबल साइज में, ठीक है। सेगमेंट्स वेरिएबल साइज में होते हैं। लॉजिकल एड्रेस इज इक्वल टू सेगमेंट नंबर प्लस ऑफसेट कैन काज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गई है, सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी है, ये एक इल्यूजन देता है मेन मेमोरी को, लाइक यूजिंग अ डिस्क एज एन एक्सटर्नल एक्सटेंशन ऑफ रैम। यानी कि जो आप एक्सटर्नल रैम डाल रहे हो ये इसको लगता है कि यार ये रैम है, जिससे क्या होता है इसको एग्जीक्यूशन होती है प्रोग्राम जो कि लार्जर देन है रैम के। पेज फॉल्ट ये तब आता है जब सीपीयू रिक्वेस्ट करता है पेज जो कि अवेलेबल नहीं होता है रैम में, ऑपरेटिंग सिस्टम फेच करता है फ्रॉम डिस्क। उसके बाद है डिमांड पेजिंग, डिमांड पेजेस आर लोडेड ओनली व्हेन नीडेड। थ्रेशिंग क्या होती है, ओएस ओएस ज़्यादा टाइम करता है स्पेंड कहाँ पे, swapping pages, then executing process, CPU utilization drop, system becomes way extremely slow। थ्रेशिंग यही होते हैं, ये भी एक तरीके से डेडलॉक ही होता है, इसको बहुत टाइम लगता है पेजेस स्वैप करने में। स्वैपिंग क्या होता है, मूव एंड एंटर प्रोसेस टेम्पोरेरी फ्रॉम रैम टू डेस्क एंड बैक, ऐसे स्वैपिंग को कहते हैं जो मूव करता है एंटायरली प्रोसेस टेम्पोरेरी रैम टू डेस्क एंड बैक। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, वेस्टेड मेमोरी स्पेस। एक्सटर्नल होती है फ्री मेमोरी स्केटर्ड एंड स्मॉल ब्लॉक्स कॉमन इन सेगमेंटेशन। एंड इंटरनल क्या होती है, इंटरनल होती है एलोकेटेड मेमोरी स्लाइटली लार्जर देन नीडेड, वेस्टिंग स्पेस इनसाइड द ब्लॉक प्रोग्राम। ये मैंने पहले भी पढ़ा है एक लेक्चर में, इसमें मैंने फुल ये दी थी, फुल एक्सप्लेनेशन। वैसे मैं फिर से बढ़ाऊंगा, ये क्या होती है, वेस्टेड मेमोरी स्पेस। एक्सटर्नल हो सकते हैं जैसे आपने मेमोरी डाल दी वो फिर यूज नहीं होती है। इंटरनल मेमोरी ये भी हो सकती है आपको कुछ मेमोरी चाहिए थी फिर आपको जो खाली रह गई वो वेस्ट हो गई स्पेस। उसके बाद है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। पेज रिप्लेसमेंट होती है सबसे पहला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले वही होगा जो पहले आया था, ठीक है। बेलेडीज अनोमली ये फॉलो करता है। फिर है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड रिप्लेसेस पेज अनयूज्ड फॉर लॉन्गेस्ट टाइम, ठीक है। लीस्ट ये रिप्लेस करता है पेज को जो कभी यूज नहीं हुआ। लीस्ट यानी कि कभी कभी लैपटॉप सॉरी जो मोबाइल होता है ना वो भी बोलता है कि ये बहुत समय से यूज नहीं हुआ, आप इसको डिलीट करोगे। इसी तरीके से ये भी होता है, ये रिप्लेस करता है उनको जो लॉन्गेस्ट टाइम से यूज नहीं हुए प्रोसेस। ऑप्टिमल, ओ एफ टी, ओ पी टी, ओ बी आई एम, ये रिप्लेस करता है पेज जो कि ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इम्पॉसिबल प्रैक्टिस नीड्स फ्यूचर नॉलेज एज बेंचमार्क। थ्रेड्स यूजर लेवल वर्सेस कर्नेल लेवल। थ्रेड क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन होते हैं इनसाइड अ प्रोसेस। थ्रेड क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। इट्स कॉल्ड अ लाइटवेट प्रोसेस बिकॉज इट यूजेस फ्यूअर रिसोर्सेज देन फुल प्रोसेस। सिंगल प्रोसेस कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स, ठीक है। थ्रेड क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। इसके अंदर एक प्रोसेस के अंदर थ्रेड होता है सबसे धागा मान लो, धागा सबसे छोटा स्मॉल होता है, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इनसाइड अ प्रोसेस, इसको कहते हैं लाइट वेट प्रोसेस। एग्जांपल है वेब सर्वर इज वन, वेब ब्राउजर इज वन प्रोसेस, ठीक है। वेब ब्राउजर क्या है, एक प्रोसेस है। वन थ्रेड लोड्स द वेब पेज, अनदर प्लेस द वीडियो ऑडियो, अनदर यूजर हैंडल्स द यूजर आउटपुट, ऑल रनिंग टुगेदर विद द सेम ब्राउजर विंडो, ठीक है। एक वेब ब्राउजर मान लो, इसमें क्या होता है, वेब पेज लोड होता है, ऑडियो भी प्ले होता है, वीडियो भी प्ले होता है, ठीक है। दूसरे में आप फिर से एक दूसरी जगह पे देख रहे होते हैं मैसेज। थ्रेड क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। टाइप्स ऑफ थ्रेड्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ थ्रेड्स होते हैं यूजर लेवल थ्रेड्स, कर्नल लेवल थ्रेड्स। ये मैनेज होते हैं किससे, लाइब्रेरी, थ्रेड लाइब्रेरी इन यूजर स्पेस, मैनेज्ड बाय थ्रेड लाइब्रेरी इन यूजर स्पेस। ओएस कर्नल डज नॉट नो अबाउट देम।
ओएस कर्नल नहीं जाता है। मैनेजर डायरेक्टली बाय ओएस कर्नल, कर्नल लेवल थ्रेड्स, यूजर लेवल थ्रेड्स, फास्ट एंड लाइट वेट होता है, इजी टू क्रिएट एंड स्विच बिटवीन, अलाउज मल्टीपल थ्रेड्स फॉर द सेम प्रोसेस टू रन साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट प्रोसेस। देखो कर्नल थ्रेडिंग, कर्नल लेवल थ्रेड्स होता है, यूजर लेवल थ्रेड्स होता है। थ्रेड्स क्या होते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोसेस, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन कोई भी प्रोसेस का। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यूजर लेवल थ्रेड्स क्या होते हैं और कर्नल लेवल थ्रेड्स क्या होते हैं। मैंने ये जो यूजर लेवल थ्रेड्स होते हैं ये मैनेज किए जाते हैं यूजर स्पेस में, और ओएस कर्नल नहीं जानता होता है। और जो कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं ये मैनेज किए जाते हैं कर्नल, ओएस कर्नल से। ओएस यूजर लेवल जो होते हैं फास्ट होते हैं, लाइट वेट होते हैं, इजी टू क्रिएट एंड स्विच बिटवीन, ठीक है। एंड जो कर्नल लेवल थ्रेड्स होते हैं ये करते हैं मल्टीपल थ्रेड्स में, बहुत सारे मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं जो कि एक साथ चलते रहते हैं। One per thread performance a blocking operation like input output process, the entire person may get blocked and they cannot fully run in a multiple program. अगर एक परफॉर्मिंग एक थ्रेड ब्लॉक हो गया तो फिर एंटायर प्रोसेस ब्लॉक होती है। इफ वन थ्रेड ब्लॉक्स अदर कैन कंटिन्यू, अगर एक थ्रेड कर्नल लेवल में बंद हो गया तो फिर बाकी भी चल सकते हैं। स्लोअर मोर ओवरहेड कर्नल रिक्वायर्स सपोर्ट एंड सिस्टम कॉल्स, ठीक है। इसके बाद है मल्टी कोर सीपीयू पाइपलाइन, making computers faster. Modern CPUs are use several techniques. ये several techniques use करते हैं to be super efficient. Multiple cores. Many CPUs have multiple cores. इसमें क्या होते हैं? Multiple cores होते हैं. Easily many CPUs can work on different tasks at the same time. Multiple cores होते हैं किसमें? CPUs में. वो क्या करते हैं? Essentially many CPU that can work on different tasks. ठीक है। उसके बाद है फास्टर क्लॉक्स। इसकी जो अभी जो मॉडर्न जो सीपीयूज होते हैं, मल्टी कोर सीपीयूज होते हैं, पाइपलाइन मेकिंग कंप्यूटर्स फास्टर, ये क्या करते हैं? मल्टीपल कोर्स डालते हैं। इससे क्या होते हैं? जैसे मिनी सीपीयूज बने, छोटे छोटे सीपीयूज बने जो कि डिफरेंट टास्क करते हैं एट अ टाइम। उसके बाद है फास्टर क्लॉक्स। क्लॉक स्पीड जो है इन गीगाहर्ट्ज में, जो कि मैंने अभी बताया 1 बिलियन साइकिल्स पर सेकंड, 3.5 गीगाहर्ट्ज मान लो, डिटरमाइंस कितनी इंस्ट्रक्शन सीपीयू कैन हैंडल पर सेकंड, ठीक है। हायर जी गीगाहर्ट्ज generally means faster processing. Bigger cache है, bigger cache क्या है? More cache memory means CPU can store more frequently user data close by reducing the time spent on waiting for the data from slower RAM. यानी कि more cache use होगा तो फिर आपके पास user friendly data होगा, frequently used data होगा, जिससे आप reduce करेंगे spent time waiting for data from slower RAMs. Pipeline क्या होता है? Let the CPU start working on next instruction before finishing the current one. ये क्या करता है? Start करता है, सीपीयू को लेट करता है क्या? स्टार्ट वर्किंग ऑन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बिफोर फिनिशिंग द करंट वन, ठीक है। पाइपलाइन डालता है इसको, यानी कि पाइपलाइन में देता है कि ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है, ये काम करना है, ठीक है। कैश मेमोरी, स्पीड बूस्टर। कैश मेमोरी सबसे फास्ट होते हैं, स्रैम होती है, ठीक है, ठीक है। ये होता है कैश क्या होते हैं? फास्ट होती है, स्रैम, ठीक है। लोकेट फिजिकली क्लोज टू और ऑन द सीपीयू डाई, क्लोज होता है, लोकेट होता है, ठीक है, सीपीयू डाई पे। इट एक्ट्स हाई स्पीड बफर बिटवीन सीपीयू एंड रैम सिंस द सीपीयू डेटा फार फास्टर देन रैम कैन सप्लाई इट, ठीक है। ये क्या आता है? ये कैश एक्सट्रीमली फास्ट होता है, ठीक है, एक्सट्रीमली फास्ट होता है। ये कहाँ पे होता है? फिजिकल सीपीयू डाई पे होता है, ठीक है। हाई स्पीड बफर ये एक्ट करता है बिटवीन रैम एंड सीपीयू, ठीक है। कैश हिट, रिक्वेस्टेड डेटा इज फाउंड इन द कैश, सीपीयू गेट्स क्विकली। कैश मिट, डेटा वहां पे है नहीं तो सीपीयू इसको नहीं कर पाता। कैश लेवल्स होते हैं, लेवल 1 क्या होता है? 32 KB टू 182 KB, फास्टेस्ट स्मॉलेस्ट और डायरेक्टली इनटू सीपीयू कोर बिल्ट इन स्मॉलेस्ट L1, ठीक है। सीपीयू L2 है इसी तरीके से 256 KB टू 8 MB, लार्जर है बट स्लोअर देन L1 है। L1 सब कैश क्या होता है? फास्टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद होता है अभी ये जो मैंने बताया था कैश जो होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये फास्टेस्ट होती है। उसके बाद L2 होता है, ये स्लोअर होता है देन L1। इसके बाद L3 होता है, थोड़ा सा लार्जेस्ट होता है बट स्लो होता है, बट बैकअप्स
L1 एंड L2, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ये मैंने शायद पढ़ाया था, बट आई विल स्टिल टेल यू। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट मैनेजेस डेटा फ्लो बिटवीन रैम एंड रोम। ये क्या करता है मेमोरी यूनिट? ये रैम एंड रोम के दरमियान जो भी डेटा होता है फ्लो, इसको ये करता है। प्रोवाइड्स मेमोरी प्रोटेक्शन, ये क्या करता है? प्रोवाइड मेमोरी प्रोटेक्शन करता है, प्रोवाइड इन मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट एंड ट्रांसलेट्स वर्चुअल लॉजिकल एड्रेस इन फिजिकल एड्रेसेस। लॉजिकल एड्रेसेस को ये फिजिकल एड्रेसेस में कन्वर्ट करता है। लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस क्या है? ये जनरेट किया जाता है सीपीयू के द्वारा जब उसको कोई एग्जीक्यूशन करना है होते हैं। कहाँ पे? प्रोग्राम्स वर्चुअल एड्रेस स्पेस। फिजिकल एड्रेस क्या होता है? एक्चुअल एलोकेशन होती है रैम हार्डवेयर में। ये एक्चुअल एलोकेशन होती है रैम हार्डवेयर में। एमएमयू क्या करता है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करता है? ट्रांसलेट करता है लॉजिकल इनटू फिजिकल एड्रेस एट रन टाइम। अब क्विकली जाते हैं यहाँ पे। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर किसने किया था? ये टीएमएफ मैंने अभी बोला, टेड माइक्रो प्रोसेसर, टेड हॉफिंस एफएफ, फेडरिको फेगिन। 1971 में इंटेल का था 40। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको कहते हैं? सीपीयू, यानी कि फास्टेस्ट कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं रजिस्टर्स। स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ एग्जीक्यूशन इन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेड। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? नैंड एंड नॉर। गेट विथ आउटपुट वन ओनली व्हेन इनपुट डिफर्स। सॉर, ठीक है। मोस्ट कॉमन रियल वर्ल्ड डेडलॉक हैंडलिंग अप्रोचेस ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम। बंद कर दो, यानी कि सारी की सारी सिस्टम को बंद कर। जैसे ही सिस्टम लॉक है, अब या तो रिबूट करते हो कंप्यूटर को, या तो आप उस प्रोसेस को ही क्लोज करते हो। इसको कहते हैं ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम। एल्गोरिथम गिविंग द मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम पीरियड, ठीक है। ये एसजीएफ होता है, एसजीएफ होता है। मिनिमम एल्गोरिथम क्या होता है? मिनिमम एवरेज टाइम वेटिंग टाइम देता है, एसजीएफ। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बेस्ट फॉर टाइम शेयरिंग ओएसएस, राउंड रिबन। आपको 5-5 मिनट सब में दे देंगे। सोल्यूशन टू स्टारवेशन इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, एजिंग, प्योर ओवरहेड प्रोसेस, नो यूजफुल वर्क, कॉन्टेस्ट स्विचिंग। अभी जो मैंने बोला कि टीचर स्टूडेंट्स के पेज कॉपी चेक करता है, तो उसमें टाइम जो चला गया ना, वो यूजफुल वर्क में तो नहीं था। सीपीयू अपना काम नहीं किया, ठीक है, उसको कहते हैं स्विचिंग। उसके बाद है टेक्निक्स लेटिंग सीपीयू स्टार्ट नेक्स्ट सेशन बिफोर फिनिशिंग द करंट वन, उसको कहते हैं पाइपलाइन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ सकते हैं। डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन, विच गेट वे गिव्स आउटपुट वन ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर वन। सीधी सीधी बात है, कौन से गेट्स देते हैं? ये सारे क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कौन सा गेट आउटपुट वन देता है? जब तमाम इनपुट्स वन ही होते हैं। एंड देता है। और विच गेट आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स? नंद एंड नार, नंद तो नार, नंद तो नंद तो नंद तो नार, नंद तो नार, नंद नार, नंद नार, नंद नार, याद रखना यूनिवर्सल गेट्स है। बेसिक गेट्स क्या है? एंड और नार। और नंद नार क्या है? अरे एंड और क्या है? एंड और। एंड नंद नार क्या है? नंद नार ये, नंद नार ये है, ठीक है। नंद नार यूनिवर्सल गेट्स। एक बार मैं फिर से आपको अपनी जगह पे दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखो इसमें बेसिक गेट्स क्या है? एंड और नॉट, एंड और नॉट बेसिक गेट्स हैं। नंद नार होता है, नंद नार, नंद नार, नंद नार, नंद नार यूनिवर्सल गेट्स होता है। स्पेशल गेट्स है जोर नार, जोर एक्स नॉर, जोर एक्सक्लूसिव नॉर, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। बेसिक गेट्स का होता है एंड और नॉट, एंड और नॉट, एंड और नॉट। और यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं? नंद नार, नंद नार, और वो क्या? एक्स नॉर, एक्स और। उसके बाद आगे जाएंगे हम, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। Matching definition questions, CPU registers, especially PCR, IR, internal register, ठीक है। Memory address, MBR, and therefore exit, ठीक है। Scheduling identification, which algorithm can cause convoy effect, first come, first serve. Deadlock क्या है? Identify four necessary prevention, avoidance, detection strategies. Smallest units of execution, a lightweight execution with thread है commonly in repeated in thread line. Fetch, decode, execute, store क्या होते हैं? Sequencing order, ठीक है। इसके बाद है फुल फॉर्म्स, अर्थमेटिकल लॉजिक कंट्रोल यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। पीसीबी हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एसजीबी हैं, आरआर है, ऐसे ही है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर फॉर डेड क्लॉक,
कॉफमैन कंडीशंस क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, प्रेमिशन, सर्कुलर वेट, तीन चारों की permission है, explanation, actual conditions, no permissions, resource cannot be forceful taken away, permission is itself ability to take resource and how you prevent break dot or not if one of the ठीक है ये MCQs हैं, कर लेना, मैं आपको PDF भी दे दूंगा, अब बस कमेंट कर लेना, मैं आपको भेज दूंगा. Which CPU scheduling algorithm is most likely to suffer from convoy effect? फर्स्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व convoy effect करता है, ठीक है. उसके बाद है which logic gate output is one only when both inputs are different. इसका क्या होता है, वन ओनली होता है, ठीक है. सॉर होता है, एक्सक्लूसिव और इट्स आल्सो नोन एज ऑड पैरिटी गेट. आउटपुट वन ही होगा फॉर कॉम्बिनेशन वन एंड टू, जीरो एंड वन डिफरेंट इनपुट्स. एक्सनॉर इज एग्जैक्ट अपोजिट, आउटपुट वन होगा जब इनपुट सेम हो गए. इंस्ट्रक्शन साइकिल में सीपीयू में जो होता है विच रजिस्टर होल्ड द मेमोरी एड्रेस फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. वही सीधे प्रोग्राम काउंटर दिखाता है कि नेक्स्ट ये आपको करना है. आईआर क्या करता है, करंट इंस्ट्रक्शन ले लेता है, ठीक है. विच आर द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल गेट. नंदनार, मैंने अभी बोला नंदनार है are universal because boolean function and or not or any combination can be implemented using NAND gate or only NOR gates were useful for simplified circuit. A thread से होता है describe कैसे, thread describe होता है lightweight process shares the parent's process resources for memory file but runs own sequence of instructions. Single browser process क्या करता है, इसका browser example है, can run multiple threads, page ordering, video playbacks, input handling simultaneously. डेडलॉक स्ट्रेटजी कैसे होती है, डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटजी डिस्क्राइब्स ओएस एज्यूम्स डेडलॉक्स आर रेयर एंड डज नथिंग टू प्रिवेंट. वही होता है वो, क्या इसको कहते हैं, ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम. इसमें क्या करना है, मिथ ऑफ ऑस्ट्रिच बरिंग देयर हेड्स इन अ सैंड इन ऑर्डर टू इग्नोर डेंजर. ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर अप्रोच बाय यूनिक्स. क्या है, जब भी कोई लैपटॉप काम करना बंद होता है हम उसको प्रोसेस को ही बंद करते हैं, रिबूट कर देते हैं. राउंड रेबन यही है कि आपको थोड़ा थोड़ा राउंड रॉबिन जो भी है, जो भी आप देते हैं थोड़ा थोड़ा सबको देते हैं, टाइम शेयरिंग इंटरैक्टिव देते हैं ईच प्रोसेस, ठीक है, टाइम स्लाइसेस में. उसके बाद है पीसी क्या है, आईआर क्या है, प्रोग्राम काउंटर क्या है, इंटरनल रजिस्ट्रार क्या होती है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. नंदनौर आ सकता है, यूनिवर्सल ट्यूब है. ऑफन क्वेश्चन सिंगल गेट इज यूनिवर्सल एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स पिक जस्ट बोथ नंदनौर, ठीक है. डेडलॉक कंडीशन होती है, नो दैट एग्जैक्ट टाइम, नो इंप्रेशन, नॉट प्रीएम्पशन, कॉमन ट्रिक प्रीएम्पशन ऑप्शन टेस्ट नो वेदर शिटो से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नॉन प्रिमिटिव है, ठीक है. इसके बाद ये है एसजेएफ है, कैन बी इधर आर प्रायोरिटी कैन बी इधर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन, ये बस यही है ऊपर वाला जो हमने. स्टारवेशन क्या है, डेडलॉक क्या है, स्टारवेशन कैसे फिक्स करें, जैसे एजिंग से फिक्स कर सकते हैं. डेडलॉक कैसे कर सकते हैं, जब फिक्स्ड बहुत सारे मतलब इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन, रिकवरी. रजिस्ट्रार कैसे होते हैं, रजिस्टर फास्टेस्ट होते हैं. कैश क्या होता है, कैश होती है रैम ऐसे हायरार्की, रैम हायरार्की. रजिस्ट्रार जैसे कैश L1 L2 secondary. Ballad anomaly is specifically associated with FIFO, page replacement frequently standalone. Preparation strategy ऐसे notes etc. ठीक है, बस ये बाकी इतना ही था. ये सारे के सारे कंपोनेंट्स थे किसके, कंप्यूटर कंपोनेंट्स. थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे.